बाकी सारी सीरीज़ के कुछ सीरीज़ के एपिसोड आज नहीं आ पाएंगे, बाकी मैं कल दूंगा। और बाकी कुछ सीरीज़ के मैं डाल दूंगा, बाकी के कल आएंगे। और डबिंग स्टार्ट कर दी आगे के एपिसोड्स की, जो कि डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। उनका एडवांस डबिंग हो जाएगी ताकि रेगुलर एपिसोड उसको मिसिंग के बिना होते रहें। डेली एपिसोड अपलोडिंग उसकी होती रहेगी। ठीक है, फिर बाकी आज में जितने हो पाएगा एक दो एपिसोड आएंगे, बाकी कल चारों सीरीज़ के आएंगे। राजीव और अंकित के जाने के बाद सभी लोग अब डर नहीं रहे थे और अभी अभी हुई जीवन मरण की लड़ाई पर चर्चा करने लगे। आखिरकार माहौल गंगा के पक्ष में हो गया। 10 में से 9 लोग मानते थे कि लेफ्ट इंपीरियल एनफोर्सर बहुत दबंग, अविश्वसनीय और हार न मानने वाला, खराब हारने वाला है, जिससे शाह गुप्ता परिवार की बदनामी हुई। इस लड़ाई के बाद गंगा की प्रतिष्ठा और भी ऊंची हो गई। उसकी प्रभावशाली लड़ाकू क्षमता ने सभी को प्रभावित किया और हर कोई मानने लगा कि वह शीर्ष 3 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। आखिरकार गंगा अभी केवल सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है। अगर वह शीर्ष 3 में पहुंचता है तो वह हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होगा। ये तो छोड़ ही दें कि मध्य चरण, पिछले हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में तो सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम चरण में भी कोई शीर्ष 3 में नहीं पहुंच पाया था। विनोद के नेतृत्व में टॉप कॉन्फ्रेंस जारी रहा, लेकिन कई लोग अभी भी उस जीवन मरण की लड़ाई को याद कर रहे थे जो अभी हुई थी। उनमें से एक था ओमकार। वह लगातार गंगा को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह 40% लड़ाकू शक्ति बढ़ाने वाली गोली लेने के बाद गंगा को हरा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जीत की संभावना अधिकतम 70% है। बेशक वह मानता था कि गंगा की शुद्ध लड़ाकू ताकत उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गंगा की लड़ने की तकनीक, अनुभव और दृष्टि बेहद खतरनाक है। वीरू के खिलाफ लगातार 9 स्टार्स बिखेरने की चाल और आज अंकित के खिलाफ की गई भविष्यवाणी, ये सभी बेहद शानदार लड़ाई की शैलियां हैं जिन्हें कोई और दोहरा नहीं सकता। जितना अधिक ओमकार ने सोचा, उतना ही वह सतर्क और ईर्ष्यालु होता गया। गंगा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वह नहीं। जितनी ज्यादा ईर्ष्या और नाराजगी बढ़ती है, उतनी ही हत्या की इच्छा भी मजबूत होती है। ओमकार ने मन ही मन ठान लिया कि अगर वह हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस में गंगा को नहीं हटा सका तो वह किसी भी कीमत पर उसे मार देगा। दूसरी ओर टोनी, जिसने पहले सरस का बदला लेने का निश्चय किया था, उसने अपना विचार छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि उसकी ताकत गंगा से बहुत कम है। अगर असली लड़ाई हुई तो वह निश्चित रूप से गंगा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लगता है इस बार मैं बदला नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कड़ी मेहनत से साधना करूंगा और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। टोनी ने दूर से गंगा को देखा और चुपचाप संकल्प लिया। शीर्ष स्थान का दावेदार सागर अपनी आंखों में उत्साह लिए गंगा को देख रहा था। सिर्फ शुद्ध लड़ाकू शक्ति की बात करें तो गंगा अंकित से कमजोर है, लेकिन उसकी लड़ाई की तकनीक बेहतर है, इसलिए उसने अंकित को हराया। इसके अलावा उसकी आत्मिक शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए मेरे आध्यात्मिक हमले उस पर बेकार थे। हे, लेकिन चाहे वह कितना भी मजबूत हो, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। सागर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और गंगा के साथ अपनी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुल 48 मुकाबलों में से 47 2 घंटे के भीतर समाप्त हो गए और सभी में जीत हार तय हो गई। अंतिम मुकाबले में केवल 2 खिलाड़ी बचे थे और वे अभी तक मंच पर नहीं आए थे। गंगा और विजय। गंगा और अंकित के बीच की पिछली लड़ाई हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट की मुख्य प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक जीवन मरण का निजी मुकाबला था। इसलिए अगर गंगा शीर्ष 24 में पहुंचना चाहता है तो उसे एक और लड़ाई लड़नी होगी। अब जब केवल 2 लोग बचे हैं तो चिट्ठी निकालने की जरूरत नहीं है। ओमकार ने अपने पास खड़े विजय की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, विजय, गंगा बहुत मजबूत है, क्या तुम्हारे पास उसे हराने का मौका है? पहले वह उसे ब्रदर कहता था, लेकिन अंकित के करीब आने के बाद ओमकार अब सबको उनके नाम से बुलाने लगा था। विजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में प्रबल युद्ध भावना चमक रही थी। उसने कहा, गंगा ने युवा राजकुमार को ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से हराया और उसके शैडो विंड स्टेप को समझ लिया। जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और अपनी ताकत से उसे दबाऊंगा, वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ओह, लगता है तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ हथियार है? ओमकार ने भौं उठाकर पूछा। बस देखते रहो।
रहस्यमयी मुस्कान के साथ विजय उछलकर मंच पर आ गया। उसका आत्मविश्वास देखकर ओमकार, वीरू, शोभित और अन्य लोग समझ गए कि विजय का दावा खाली नहीं था। फिर गंगा भी मंच पर आया। जैसे ही वो मंच पर आया, पूरा दर्शक समूह उत्साह से गूंज उठा। इस हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में गंगा निस्संदेह सबसे बड़ा डार्क हॉर्स और सबसे चमकता हुआ नया सितारा था। खासकर सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य और अंतिम चरण के लोग उसे अपना आदर्श मानते थे। उन्हें विश्वास था कि मेहनत से वे भी एक दिन अपनी क्षमता से ऊपर लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। अखाड़े में जोरदार जयकार गूंज उठी। मंच पर खड़े विजय ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी आंखों में ठंडक चमकी। उसने मन ही मन सोचा, जब मैं गंगा को हरा दूंगा तो ये जयकार मेरे लिए होगी। दोनों प्रतियोगी मंच पर आ चुके थे, तब रेफरी ने घोषणा की, गंगा बनाम विजय, शुरू। जैसे ही उसने कहा, विजय का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने हाथ में एक स्पिरिट स्टोन निकाला, जिससे प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी और वह तुरंत सबका ध्यान खींचने लगा। ग्रेड 3 स्पिरिट स्टोन, ये तीसरे दर्जे का स्पिरिट स्टोन है। वह इसका क्या करेगा? सबने देखा कि विजय के हाथ में वास्तव में एक 3rd ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। लेकिन सवाल ये था कि वह इसे अभी क्यों निकाल रहा है? अपने दूसरे हाथ से उसने एक तलवार निकाली। ये तलवार एक 5 पैटर्न्ड मिस्टिक वेपन थी, जिसके हत्थे में एक खांचा बना था, जिसमें 3rd ग्रेड स्पिरिट स्टोन पूरी तरह फिट हो सकता था। विजय ने ठंडी हंसी के साथ स्पिरिट स्टोन को तलवार के हत्थे में लगा दिया। तुरंत ही तलवार तेज रोशनी से चमक उठी, उसके वेपन पैटर्न सक्रिय हो गए और एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फैलने लगी। अगले ही पल, विजय ने तलवार उठाई, उसकी नोक गंगा की ओर इशारा कर रही थी। तलवार से कई मीटर चौड़ी एक प्रकाश किरण निकली और सीधे गंगा की ओर बढ़ी। अजीब बात यह थी कि यह रोशनी तलवार से अलग नहीं हुई, बल्कि लगातार ऊर्जा के रूप में निकलती रही, जिससे तलवार की रोशनी और आगे तक फैलती गई। 3rd ग्रेड स्पिरिट स्टोन की आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार द्वारा अवशोषित हो रही थी और एक स्वॉर्ड ऑरा बना रही थी। विजय को बस तलवार को नियंत्रित करना था, उसे अपनी खुद की ज्यादा ट्रू एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं थी। गंगा, देखते हैं तुम इसे रोक पाते हो या नहीं। विजय ने तलवार घुमाई। वह विस्तारित तलवार अब एक विशाल लेजर तलवार की तरह दिख रही थी, जो गंगा की ओर क्षैतिज रूप से बढ़ी। गंगा हवा में ऊपर उठ गया और तलवार की रोशनी उसके नीचे से गुजर गई, जिससे गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और उसकी भयंकर ताकत दिखाई दी। इस समय तलवार की धार हजारों मीटर तक फैल चुकी थी और अखाड़े के बाहर तक पहुंच गई थी। उसका सिरा सुरक्षा कवच से टकराया, जिससे भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। हालांकि तलवार बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन उसका वजन वही था। विजय उसे तेजी से घुमा रहा था और गंगा का पीछा कर रहा था। वहां मौजूद किसी ने भी ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। ये स्पिरिट स्टोन्स की ऊर्जा का उपयोग करके लगातार तलवार की किरण बना रहा था। न सिर्फ इसे नियंत्रित करना आसान था, बल्कि इसकी आक्रमण शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन गंगा हंस पड़ा और सिर हिलाते हुए बोला, विजय, मैंने सोचा था तुम्हारे पास कोई खास चाल होगी, लेकिन ये तो बस शैन वेपन पर लगा एक स्पिरिचुअल स्पाइरल आर्टिफैक्ट पैटर्न है। विजय की तलवार की रोशनी का केंद्रित रहना और न बिखरना इस वजह से था कि उसमें एक स्पिरिचुअल स्पाइरल पैटर्न था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करता था। कुछ विशेष रिफाइनिंग प्रक्रिया से गुजरने और स्पिरिट स्टोन्स को शामिल करने के बाद पूरी तलवार एक विशाल लाइटसेबर जैसी बन गई थी। इस तलवार का उपयोग करते समय, जब तक पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स मौजूद हों, ऐसा लगता था जैसे लगातार अलौकिक शक्ति संकेंद्रित हो रही हो, जिससे बिना किसी रोकटोक के स्वतंत्र रूप से हमले किए जा सकते थे। अगर विजय किसी समान स्तर के प्रतिद्वंदी से भिड़ता, तो वह इस तलवार के सहारे लगभग हमेशा जीत सकता था। दुर्भाग्य से, ये तलवार गंगा के लिए ज्यादा खतरा नहीं थी। सीधे ताकत से दबाना या बिजली की गति से पास पहुंचना, दोनों ही इस स्थिति को तोड़ने के अच्छे तरीके थे। बेशक, ओमकार, वीरू और अन्य लोगों ने भी यही तरीका सोचा था। वे सभी मानते थे कि विजय की मौजूदा लड़ाई की शैली देखने में भले ही शक्तिशाली लगे, लेकिन असल में सिर्फ दिखावा है। गंगा ने अपनी ट्रू एसेंस को प्रवाहित किया, विंड इंटेंट को सक्रिय किया और विंड, फॉरेस्ट, फायर एंड माउंटेन की शक्तिशाली हवाओं की सहायता से अपनी गति को चरम तक बढ़ा दिया और विजय के पास पहुंचने लगा। तुम पास नहीं आ पाओगे। विजय ने ठंडी हंसी के साथ एक स्पिरिट स्टोन फेंका।
वह वास्तव में एक थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। जैसे ही वह फटा, उसमें मौजूद आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और एक गोलाकार डिफेंसिव ढाल बन गई, जिसने विजय को पूरी तरह घेर लिया। ये डिफेंसिव ढाल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जिसकी रक्षा क्षमता बेहद मजबूत थी और उससे खतरनाक आभा निकल रही थी। गंगा ने समझ लिया कि अगर वह इस ढाल के पास गया, तो निश्चित रूप से उस पर हमला होगा और वह घायल हो सकता है। एक टैलिस्मन, विजय की इस चाल को देखकर प्रतियोगियों में बैठे कुछ लोग हैरान रह गए। क्या ये वास्तव में एक टैलिस्मन ट्रेजर है? क्या टैलिस्मैनिक ट्रेजर की कला तो खो नहीं गई थी? विजय को ये कहाँ से मिला? चाहे जहां से मिला हो, ये डिफेंसिव टैलिस्मन उसे पूरी तरह आक्रमण पर ध्यान देने देता है, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक डिफेंसिव टैलिस्मन और एक अनंत तलवार आभा वाली तलवार, उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। लगता है गंगा मुश्किल में है। दर्शक आश्चर्य से भर गए, जबकि प्रतियोगी विजय की रणनीति का तोड़ सोचने लगे। ज्यादातर लोग असमंजस में थे। पहला, डिफेंसिव ढाल बहुत मजबूत थी, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। दूसरा, तलवार की रोशनी लगातार हमला कर रही थी और उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। एक दो बार बच सकते थे, लेकिन लंबे समय तक बचना असंभव था। कोई आश्चर्य नहीं कि विजय इतना आत्मविश्वासी है, उसके पास 2 खजाने हैं। ओमकार ने सोचा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। उसे पता था कि ये चीजें विजय के पिता, त्रिलोकपुरी सिटी के सिटी लॉर्ड की मदद से मिली होंगी। अगर उसके पास भी ये दोनों चीजें होती, तो वह हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में दबदबा बना सकता था। सोभित ने कहा, ये टैलिस्मन एक संकुचित अरे के समान है। दुर्भाग्य से, ये कला लंबे समय से खो चुकी है और कोई इसे बना नहीं सकता। विजय ने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। देखना है कि क्या इस बार भी गंगा कोई चमत्कार दिखा सकता है। वीरू ने गंगा की ओर देखते हुए कहा। हालांकि वह ओमकार के पक्ष में था, लेकिन अंदर से वह नहीं चाहता था कि गंगा हार जाए। अन्य प्रतियोगियों के चेहरे गंभीर थे। आगे आने वाली लड़ाइयों में कोई भी गंगा या विजय से नहीं भिड़ना चाहता था। गंगा, मैंने इस टैलिस्मन और हथियार के लिए बहुत मेहनत की है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। टैलिस्मन के सक्रिय होते ही विजय के चेहरे पर घमंड आ गया। उसने तेजी से अपनी कलाई घुमाई और तलवार के अनेक साए बनाकर गंगा पर हमला किया। तो ये टैलिस्मन है, गंगा बुदबुदाया। वह लगातार तलवार की किरणों से बचता रहा और उसने बचाव करने की बजाय सीधे ढाल पर हमला किया। 9 स्टार्स अलाइंड। उसने समय बर्बाद नहीं किया और फायर ड्रैगन इंटेंट और विंड इंटेंट दोनों का उपयोग करते हुए अपनी ट्रू एसेंस की शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया। ढाल बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे विश्वास था कि चाहे ये हमला इसे तोड़ न पाए, फिर भी इसकी असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। 9 स्टार्स अलाइंड, तेज हवा और फायर ड्रैगन की शक्ति के साथ मुश्किल से तलवार की किरणों से बचते हुए ढाल से टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ। डिफेंसिव ढाल उस हमले में घिर गई। ऊर्जा चारों ओर फैल गई और लाल अग्नि ने आसमान और धरती को रोशन कर दिया, मानो विजय उसमें दब गया हो। लेकिन उसी समय, विशाल तलवार की रोशनी लगातार गंगा पर हमला करती रही। इससे साफ था कि विजय इस हमले से प्रभावित नहीं हुआ था। उसे खुद रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या इतनी मजबूत रक्षा? उसका टैलिस्मन बहुत उच्च स्तर का है। ये बुरा है, इतना शक्तिशाली हमला भी ढाल को नहीं तोड़ सका। दर्शक चिंतित हो गए। प्रतियोगियों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। अगर वे खुद होते, तो शायद ही कोई गंगा के इस हमले को रोक पाता। लेकिन विजय की रक्षा इसे भी झेल गई। ऐसी रक्षा, ये तो सच्ची अजेयता है। वीरू ने गंभीरता से कहा। ओमकार ने गहरी आवाज में कहा, मैंने सोचा था गंगा को मैं या अंकित हराएंगे, लेकिन विजय ने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाया है। ये टैलिस्मन सच में असाधारण है, गंगा ने खुद से कहा, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। वो तुरंत एक ओर हट गया और तलवार के हमले से बच गया। इस समय 9 स्टार्स की ऊर्जा खत्म हो गई और विजय ढाल के अंदर पूरी तरह सुरक्षित दिखा। हालांकि ढाल में थोड़ी अस्थिरता आई थी, लेकिन वो जल्दी ही स्थिर हो गई। गंगा, इस स्तर का हमला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विजय घमंड से हवा में उठ गया और मैदान के बीच में पहुंचकर अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाए। सॉर्ड्स फिल द वर्ल्ड। तलवार की रोशनी इतनी तेज और इतनी अधिक थी कि उसने पूरे मैदान को ढक लिया। अब बचने की कोई जगह नहीं थी। अब गंगा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, वह हारने वाला है।
सभी के मन में यही विचार आया, लेकिन गंगा बिल्कुल शांत था। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे स्टार एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में मुझे इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर करने वाला कोई होगा। तलवार पकड़कर गंगा ने ऊपर की ओर हमला किया, फिर से 9 स्टार्स अलाइनमेंट, फायर ड्रैगन इंटेंट और विंड इंटेंट का उपयोग किया। लेकिन इस बार उसकी नीली ट्रू एसेंस में हल्की सी स्टार एनर्जी भी शामिल थी। उसने पूरी स्टार एनर्जी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि तलवार और ढाल की शक्ति का आकलन करने के बाद उसे समझ आ गया था कि सिर्फ 20% स्टार एनर्जी ही रक्षा को तोड़ने के लिए काफ़ी है। गंगा क्या कर रहा है? वह तो सीधे विजय की ओर दौड़ पड़ा। अरे, देखो, उसकी तलवार की रोशनी में नीली ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। क्या वह स्टार एनर्जी है? सुना है उसने स्टार टेक्निक का अभ्यास किया है, वह नीली ऊर्जा शायद स्टार एनर्जी ही है। जैसे ही गंगा ऊपर की ओर हमला करने के लिए बढ़ा, भीड़ हैरानी से चौंक उठी। 9 स्टार्स अलाइनमेंट ऊपर की ओर एक ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित हो गया, जिसके भीतर एक अग्निड्रैगन हवा पर सवार होकर घूम रहा था। 9 सितारों की ट्रू एसेंस सियान रंग की थी, जबकि अग्निड्रैगन बैंगनी लाल चमक रहा था, और उसमें हल्की नीली स्टार एनर्जी भी मिली हुई थी। ये तीसरे रूपांतरण के बाद की स्टार एनर्जी थी। भले ही गंगा ने इसका केवल 20% उपयोग किया था, फिर भी इसकी शक्ति बेहद जबरदस्त थी। हम स्टार एनर्जी हो तो क्या? विजय ने ठंडी आवाज में कहा। ऊपर से नीचे देखते हुए उसने अपनी तलवार 9 स्टार्स अलाइनमेंट पर घुमा दी। उसकी तलवार की रोशनी हाथ की तलवार से निकलकर पूरे अखाड़े तक फैल गई, जैसे एक विशाल स्तंभ 9 स्टार्स अलाइनमेंट पर प्रहार कर रहा हो। धड़ाम, एक तेज धमाका हुआ। 9 स्टार्स अलाइनमेंट थोड़ा हिला, लेकिन उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, तलवार की किरण 9 स्टार्स अलाइनमेंट द्वारा रोक दी गई और उसे भेद नहीं सकी। जैसे जैसे 9 स्टार्स अलाइनमेंट ऊपर की ओर बढ़ा, तलवार की रोशनी दबती और छोटी होती गई, मानो आकाश से गिरता झरना अचानक रुक गया हो। इतना शक्तिशाली हमला, सच में ये स्टार एनर्जी है? ये देखकर विजय का चेहरा बदल गया और वह चौंक उठा। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने चारों ओर बने डिफेंसिव ढाल को देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इस टैलिस्मन को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसकी रक्षा शक्ति शायद स्तर के निम्न स्तरीय खजानों में सबसे अच्छा है। सोल कंडेंसेशन रेल्म में कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, धड़ाम, 9 स्टार्स अलाइनमेंट सीधे डिफेंसिव ढाल से टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ, जैसे कोई गुब्बारा फटता है, लेकिन लाखों गुना ज्यादा जोर से। अभी तक अटूट दिखने वाला ढाल 9 स्टार्स के स्पर्श से ही टूटकर बिखर गया। ये कैसे संभव है? विजय पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत तलवार घुमाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार की रोशनी लगातार 9 स्टार्स अलाइनमेंट द्वारा निली जा रही थी। बूम! एक और विस्फोट हुआ। विजय पूरी तरह 9 स्टार्स अलाइनमेंट में समा गया। उसका शरीर खून की धुंध में फट गया और उसकी तलवार हाथ से छूटकर उड़ गई। जैसे ही 9 स्टार्स अलाइनमेंट का प्रभाव खत्म हुआ, तलवार की रोशनी फिर से मुक्त हो गई और अखाड़े के चारों ओर फैले सुरक्षा कवच तक फैल गई, जहां जाकर रुक गई। तलवार हवा में घूमती रही, कई किलोमीटर लंबी रोशनी के साथ, और भयंकर गर्जना करती रही। आखिरकार तलवार जमीन पर गिर गई। विजय के कंट्रोल के बिना उसकी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। इसके तुरंत बाद विजय आसमान से गिरकर अखाड़े पर आ गिरा। तलवार और डिफेंसिव ढाल के कारण 9 स्टार्स अलाइनमेंट की शक्ति कुछ कम हो गई थी, इसलिए वह किसी तरह बच गया। लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था और बेहोश हो चुका था। अब जब विजय लड़ने में असमर्थ था, युद्ध समाप्त हो चुका था। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर उसने घोषणा की, गंगा जीत गया। पूरा मैदान फिर से गूंज उठा। वाह, ये पहली बार है जब मैंने स्टार एनर्जी देखी। कमाल है। क्या यही स्टार एनर्जी है? ये तो ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अगर विजय किसी और से लड़ता तो वह जरूर जीत जाता, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वह गंगा से टकरा गया। गंगा एक डार्क हॉर्स है, वह शायद पहला स्थान भी जीत सकता है। गंगा के लिए जयकार लगातार बढ़ती गई, जबकि प्रतियोगियों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि अगली लड़ाई में उनका सामना गंगा से न हो, वरना हार निश्चित थी।
हालांकि 2-3 लोग ऐसे भी थे जो गंगा की स्टार एनर्जी देखकर शांत हो गए। ओमकार की आंखों में चमक आई, तो उसकी स्टार एनर्जी बस इतनी ही है, ताकत बढ़ती तो है, लेकिन जितनी मैंने सोची थी उतनी नहीं। अगर मैं लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन की ताकत और अपनी दवा का 40% बूस्ट इस्तेमाल करूं, तो वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे यह नहीं पता था कि गंगा ने अभी केवल 20% स्टार एनर्जी का उपयोग किया था। दूसरी ओर सागर की आंखें चमक उठीं। एलेक्स, इस लड़के ने सच में स्टार टेक्निक सीखी है। वह अभी मुझसे कमजोर है, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। काश मेरे पास भी स्टार टेक्निक होती। इस समय सभी प्रतियोगी अपने अपने विचारों में खो गए थे। गंगा अपनी सीट पर लौटने के बजाय सीधे ड्रैगन मार्शल अकेडमी में अपने निवास की ओर उड़ गया। ये देखकर एलिसन, जो पहले बहुत खुश थी, थोड़ी चिंतित हो गई। ये गंगा अब क्या करने जा रहा है? उसने टेलीपैथिकली पूछा। गंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? गंगा ने जवाब दिया। डीन, मैं जूनियर सिस्टर रूई को देखने जा रहा हूँ। एलिसन ने कहा, आज एक और राउंड है। नगीना को देखकर जल्दी लौट आना, वरना तुम अगली लड़ाई से बाहर हो जाओगे। ठीक है, गंगा ने जवाब दिया और उड़ गया। इस तरह टॉप 48 की लड़ाइयाँ समाप्त हो गईं और टॉप 24 तय हो गए। ये 24 लोग प्रतिभाओं में भी सर्वश्रेष्ठ थे। भले ही वे गंगा जितने चमकदार न हों, लेकिन हर कोई वीरू के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली था। ड्रैगन अकेडमी ने शानदार प्रदर्शन किया। वीरू, ओमकार, सिया और गंगा, ये चारों टॉप 24 में पहुंचे। बाकी 20 स्थान शाह गुप्ता परिवार और विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने हासिल किए। अगर प्रांतीय प्रतिनिधियों को भी शाह गुप्ता परिवार का हिस्सा माना जाए, तो शाह गुप्ता परिवार के कुल 11 सदस्य टॉप 24 में पहुंचे। यह एक बार फिर शाह गुप्ता परिवार की भयावह शक्ति को साबित करता है। अब अगला चरण टॉप 24 की लड़ाई का था, लेकिन विनोद ने तुरंत घोषणा नहीं की, बल्कि एलिसन से पूछा। डीन, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट की अध्यक्षता ब्रदर आरजे कर रहे थे। अब जब वो अस्थायी रूप से चले गए हैं, तो आगे की लड़ाई का क्या किया जाए? एलिसन ने कहा, किसी को भेजकर ब्रदर ऋषु जी को बुलाते हैं, तब तक सभी को आराम करने दें। विनोद ने सहमति जताई और तुरंत किसी को राजीव को बुलाने के लिए भेज दिया। गंगा अपने निवास पर वापस लौटा और सीधे नगीना के कमरे की ओर गया। दरवाजा खटखटाने के बाद रोमर ने दरवाजा खोला। जब उसने गंगा को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखा, तो उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसने कहा, सीनियर ब्रदर, आप जीत गए। हम जीत गए। गंगा ने सिर हिलाया और आगे कहा। हालांकि राजीव ने बीच में हस्तक्षेप किया, इसलिए मैं अंकित को मार नहीं सका, लेकिन मैंने उसका दाहिना पैर काट दिया। अगर वह दोबारा जोड़ भी दिया जाए, तो भी वह हमेशा के लिए कमजोर रहेगा और अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखा पाएगा। रोमा ने कृतज्ञता से झुककर कहा, सीनियर ब्रदर, आपका धन्यवाद। इतना औपचारिक मत बनो। गंगा ने कमरे की ओर देखा और पूछा, नगीना कैसी है? रोमा ने कहा, मैंने उसे हीलिंग पिल्स दे दी हैं। 1 महीने में वह ठीक हो जाएगी। लेकिन वह आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और बिस्तर पर भी बेचैन है। गंगा ने पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल। रोमा ने दरवाजा खोलकर गंगा को अंदर बुलाया। कमरे में प्रवेश करते ही गंगा ने देखा कि नगीना बिस्तर पर लेटी हुई है। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे और एक पतले कंबल से ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह गंगा की लड़ाई देखने जाना चाहती थी, लेकिन रोमा ने उसे रोक दिया था, इसलिए वह यहीं चिंतित बैठी थी। सीनियर ब्रदर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे परिवार का बदला लेते हुए मर गए, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही गंगा अंदर आया, उसने नगीना की यह प्रार्थना सुन ली। नगीना, क्या बड़बड़ा रही हो? गंगा मुस्कुराते हुए उसके पास गया। सीनियर ब्रदर, गंगा को देखते ही नगीना की आंखों में खुशी भर गई। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन घाव के कारण दर्द से कराह उठी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सीनियर ब्रदर, आप ठीक हैं? गंगा ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं अंकित को मार नहीं सका। रोमा ने तुरंत कहा, लेकिन सीनियर ब्रदर ने उसका पैर तोड़ दिया। सीनियर ब्रदर, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने अंकित को भी हरा दिया। नगीना का चेहरा उत्साह से चमक उठा, जैसे जीत उसी की हो। गंगा मुस्कुराया और उसके थोड़े पीले चेहरे को देखकर पूछा, तुम कैसी हो?
ठीक हो, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी शर्माते हुए उसने कहा, धन्यवाद सीनियर ब्रदर, इतना औपचारिक मत बनो। गंगा ने हाथ हिलाया और कहा, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट अभी चल रहा है, मुझे वापस जाना होगा। तुम आराम करो और ठीक से इलाज करवाओ ताकि कोई बात की समस्या न हो। नगीना ने सिर हिलाया। गंगा चला गया और रोमा उसे दरवाजे तक छोड़कर वापस लौटी। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन बिस्तर पर मुस्कुराते हुए लेटी है और वह तुरंत समझ गई कि उसकी बहन को प्यार हो गया है। सच कहें तो बड़ी बहन होने के बावजूद वह खुद भी गंगा की ओर थोड़ा आकर्षित महसूस कर रही थी। प्रतिभा, क्षमता, स्वभाव, व्यक्तित्व, रोमा को लगा कि थोड़ा घमंडी होने के अलावा गंगा में हर अच्छी बात है। लेकिन उसने सिर हिलाया, वह अपनी बहन से किसी आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। छोटी बहन, क्या तुम्हें सीनियर ब्रदर पसंद है? वो बिस्तर के पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर पूछा। अचानक सवाल सुनकर नगीना चौंक गई। वो समझ गई कि उसकी बहन किस बारे में पूछ रही है। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्के से सिर हिला दिया। रोमा ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो मौका मत गंवाना। सीनियर ब्रदर बहुत अच्छा है, अगर तुमने देर की तो कोई और उसे ले जाएगी। दीदी, ऐसी बातें मत करो, जो होगा अपने आप होगा। नगीना शर्माते हुए बोली और विषय बदल दिया। दीदी, मुझे भी मैदान ले चलो, मैं सीनियर ब्रदर की लड़ाई देखना चाहती हूँ। ठीक है, रोमा ने सहमति दी और दोनों बहनें कमरे से बाहर निकल गईं। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए बने इस नए स्थल में शाह गुप्ता परिवार के लिए अलग आंगन था। इस समय उसी आंगन के एक कमरे में अंकित बिस्तर पर लेटा था। उसके जमे हुए पैर की बर्फ राजीव ने हटा दी थी और उसका पैर फिर से जोड़ दिया गया था। राजीव ने उसकी आंतरिक चोटों का भी इलाज किया। हालांकि वह अल्केमिस्ट नहीं था, लेकिन इमॉर्टल रेल्म के साधक होने के कारण उसके पास उच्च स्तर की दवाएं थीं। उनके उपयोग से अंकित की चोटें 7080% तक ठीक हो गई थीं। इलाज के बाद राजीव गंभीर चेहरे के साथ बैठा और बोला, सी मियाओ, आराम करने से तुम्हारी अंदरूनी चोटें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पैर पर असर रहेगा। तुम अपंग तो नहीं बनोगे, लेकिन मूवमेंट टेक्निक्स में सिर्फ 5060% ताकत ही इस्तेमाल कर पाओगे, और कुल मिलाकर तुम्हारी लड़ाई की शक्ति 1020% कम हो जाएगी। ये सुनकर अंकित स्तब्ध रह गया। वह इस प्रतियोगिता में पहले स्थान के लिए पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि गंगा उसे हरा देगा और इतनी बुरी तरह घायल कर देगा। उसने खुद जीवन मरण की लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अंत में भागना पड़ा। यह उसके लिए बड़ा अपमान था। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। ग्रेट ग्रैंडफादर, चाहे कुछ भी हो, मैं गंगा को जरूर मारूंगा। राजीव की आंखों में भी हत्या की भावना चमक उठी। उसने सबके सामने मुझे चुनौती दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, लेकिन एलिसन के रहते उसे मारना आसान नहीं होगा। अंकित ने दांत भींचते हुए कहा, कल निर्णायक लड़ाई है, जब मैं उससे मिलूंगा मैं उसे मार दूंगा। राजीव ने कहा, मैं चाहूं तो ड्रॉ में गड़बड़ी करके तुम्हें उसके सामने ला सकता हूं, लेकिन तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अगर तुम फिर हार गए तो और ज्यादा शर्मिंदगी होगी। अंकित ने दृढ़ता से कहा, ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझे हेवनली कॉल्ड्रन पिल दीजिए। हेवनली कॉल्ड्रन पिल? राजीव चौंका और बोला, ये दवा आधे घंटे के लिए तुम्हारी ताकत 30% बढ़ा देगी। इससे तुम अपनी चरम शक्ति तक पहुंच सकते हो, लेकिन इसके बाद 3 घंटे की कमजोरी आएगी। अगर उस समय तुम्हें लड़ना पड़ा या फ्लेम गोस्ट जाग गया तो क्या करोगे? अंकित ने कठोर स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गंगा की मौत चाहिए। राजीव कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं व्यवस्था करूंगा कि तुम और गंगा फाइनल में भिड़ो। तुम उसे हराकर तुरंत यहां से चले जाना, ताकि कमजोरी के समय फ्लेम डेमन से सामना न हो। ठीक है। अंकित ने सिर हिलाया, लेकिन फिर पूछा, ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या आपको यकीन है कि गंगा बाकी सबको हराकर फाइनल तक पहुंच जाएगा? राजीव ने कुछ देर सोचकर कहा कि उसके अनुसार गंगा बेहद शक्तिशाली है और पूरे हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में आसानी से टॉप 4 में जगह बना सकता है। यदि ड्रॉ इस तरह किया जाए कि वह कुछ मजबूत प्रतिद्वंदियों से बच जाए, तो वह सीधे फाइनल तक पहुंच सकता है। हालांकि उसने ये भी कहा कि उस समय अंकित का सामना सागर, ओमकार या अन्य ताकतवर लोगों से हो सकता है, जिन्हें हराने के लिए उसे अपनी ही ताकत पर निर्भर रहना होगा।
इस पर अंकित ने आत्मविश्वास से कहा कि ओमकार और बाकी लोग उसके लिए कोई खतरा नहीं है, वह घायल होने के बावजूद उन्हें हरा सकता है, और केवल सागर ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह भी ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है। इसी बीच विनोद द्वारा भेजा गया दूत आया और उसने सूचना दी कि टॉप 48 की लड़ाइयां समाप्त हो चुकी हैं और अब टॉप 24 की लड़ाइयों की निगरानी के लिए राजीव को वापस बुलाया गया है। राजीव ने उसे जाने का संकेत दिया और फिर अंकित के साथ मैदान की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर राजीव मंच पर चढ़ गया, जबकि अंकित कपड़े बदलकर प्रतियोगियों के बीच अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही आसपास के लोग उसकी टांग को देखने लगे, जिससे वह बेहद असहज हो गया और उसके मन में गंगा के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। ओमकार और अन्य लोगों ने औपचारिक रूप से उसकी चोट के बारे में पूछा, लेकिन उसने इसे मामूली बताकर टाल दिया। उसी समय गंगा ने भी उसे देखा और उनकी नज़रें मिलीं, जिनमें अंकित की आंखों में गहरी हत्या की भावना थी, जबकि गंगा ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसे नज़रअंदाज कर दिया। इससे गुस्से में आकर अंकित ने टेलीपैथी से धमकी दी, लेकिन गंगा ने जानबूझकर सबके सामने उसे ललकार दिया, जिससे वह और ज़्यादा अपमानित हो गया और चुप रह गया। इसके बाद राजीव ने घोषणा की कि टॉप 24 की लड़ाई शुरू होगी और टॉप 12 तय किए जाएंगे। उसने टोकन निकालकर गंगा का नाम लिया और फिर खुद ही दूसरा टोकन निकाला, जो वीरू का निकला। दरअसल वह एलिसन से नाराज था, इसलिए उसने जानबूझकर ड्रैगन मार्शल अकेडमी के 2 शिष्यों को आमने सामने ला दिया ताकि उनमें से एक बाहर हो जाए। एलिसन इस चाल को समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस हल्की मुस्कान से संकेत दिया कि वह सब जानता है। दर्शकों को भी ड्रॉ में गड़बड़ी का अंदाजा हो गया, लेकिन कोई खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि यह शाह गुप्ता परिवार के खिलाफ माना जाता। तभी अचानक वीरू ने बिना लड़े ही हार मान ली, जिससे पूरा मैदान हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने मुकाबले से पहले ही हार स्वीकार की। उसने कहा कि वह गंगा का मुकाबला नहीं कर सकता और अनावश्यक रूप से घायल होना बेकार होगा। उसकी बात तर्कसंगत थी, क्योंकि विजय और अंकित जैसे मजबूत लोग भी गंगा के हाथों घायल हो चुके थे। गंगा ने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया और अपनी सीट पर लौट गया। इसके बाद बाकी मुकाबले जारी रहे, जिनमें ओमकार, सागर और अन्य मजबूत प्रतिभागी आसानी से जीतकर आगे बढ़ गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। जब अंकित की बारी आई, तो लोगों को लगा कि वह हाल ही में घायल होने के कारण हार सकता है, लेकिन उसने शुरुआत से ही शैडो विंड स्टेप का उपयोग किया। उसकी गति भले पहले जैसी नहीं थी, फिर भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसने पलक झपकते ही अपने ओपोनेंट को एक ही वार में हरा दिया। इस प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि टॉप 24 के सभी प्रतिभागी पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। फिर भी अंकित ने इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली। खास बात यह थी कि वह अभी गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी पूरी तरह ठीक होकर इतनी ताकत दिखाना अविश्वसनीय था, जिससे सभी समझ गए कि इसके पीछे राजीव की दी हुई शक्तिशाली दवाओं का योगदान है। जब टॉप 12 तय हुए, तब तक रात हो चुकी थी। पहले के कार्यक्रम के अनुसार अगली लड़ाई अगले दिन होनी थी, लेकिन राजीव ने फैसला किया कि टॉप 12 से टॉप 6 की लड़ाई आज ही कराई जाएगी। इसका कारण ये था कि अगले दिन फ्लेम डेमन के जागने से स्थिति अराजक और खतरनाक हो सकती थी। साथ ही उसके मन में एक गुप्त योजना भी थी। वह चाहता था कि अंकित फाइनल में गंगा को मारने के बाद तुरंत फेंगलिंग ओशन छोड़ सके, ताकि हेवनली कॉल्ड्रन पिल के प्रभाव खत्म होने पर आने वाली कमजोरी के दौरान उसे यानगी से लड़ना न पड़े। युद्ध जारी रहा और 6 मुकाबलों के बाद टॉप 6 प्रतिभागी तय हो गए: गंगा, सागर, अंकित, ओमकार, सिया और शोभित। ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रैगन अकेडमी के 3 छात्रों का टॉप 6 में पहुंचना एक शानदार उपलब्धि थी। इसके अलावा, क्योंकि यह एलिमिनेशन टूर्नामेंट था, ड्रैगन मार्शल अकेडमी ने पहले ही टॉप 3 में एक स्थान सुनिश्चित कर लिया था, और यह भी संभव था कि उनके 2 या 3 प्रतिभागी टॉप 3 में पहुंच जाएं। हालांकि सिया काफ़ी हद तक भाग्यशाली रही, क्योंकि उसे अपेक्षाकृत कमज़ोर ओपोनेंट मिले, वरना उसका टॉप 6 में पहुंचना मुश्किल होता। दिन की लड़ाइयां समाप्त हो गईं, लेकिन दर्शक अब भी उत्साह में डूबे हुए थे और जाने का मन नहीं कर रहा था। गंगा अपने निवास पर लौटा और साधना करने के लिए दरवाजा बंद करने ही वाला था कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि आने वाला व्यक्ति एलिसन था। उसने दरवाजा खोला, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एलिसन ने गंभीर स्वर में कहा कि गंगा की प्रतिभा और शक्ति अद्भुत है, लेकिन वो अब भी मानता है कि गंगा बहुत घमंडी है, और अगर उसने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया तो आगे का रास्ता कठिन हो जाएगा।
गंगा ने विनम्रता से धन्यवाद दिया, क्योंकि वह समझता था कि एक इमॉर्टल रेल्म का साधक उसे सचेत करने आया है, यह उसकी भलाई के लिए ही है। एलिसन ने उसे सावधान रहने की सलाह दी और जाने लगा। तभी गंगा ने उसे रोककर पूछा कि डीन लू अभी तक हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं पहुंचे, जबकि अगला दिन अंतिम दिन था। इस पर एलिसन भी असमंजस में दिखा और कहा कि शायद उन्हें कोई परेशानी आ गई हो। हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के 5वें दिन सुबह होने से पहले ही मैदान लोगों से भर चुका था। आज अंतिम मुकाबले होने थे, इसलिए हर कोई बेहद उत्साहित था। कुछ लोग तो रात भर वहीं रुके रहे ताकि उन्हें अच्छा स्थान मिल सके। खिलाड़ियों के लिए केवल 6 सीटें थीं, और गंगा समेत बाकी 5 प्रतिभागी पहले ही अपनी जगह ले चुके थे। जब विनोद, जुबेर, एलिसन और राजीव, ये चारों इमॉर्टल रेल्म के साधक मंच पर पहुंचे, तो पूरा मैदान जोरदार तालियों से गूंज उठा। सभी बेसब्री से मुकाबलों की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। राजीव ने घोषणा की कि अंतिम 6 का मुकाबला शुरू होता है और ड्रॉ निकालने के लिए हिडन बॉक्स उठाया। लेकिन उसी समय एलिसन ने उसे रोकते हुए कहा कि चूंकि अंकित और ड्रैगन मार्शल अकेडमी के प्रतिभागी दोनों टॉप 6 में हैं, इसलिए निष्पक्षता के लिए जुबेर को ड्रॉ निकालना चाहिए। जुबेर शांत रहा, लेकिन राजीव इस प्रस्ताव से असहज हो गया। उसने समझौते के तौर पर कहा कि पहला ड्रॉ वह खुद करेगा और दूसरा जुबेर करेगा। ये देखकर एलिसन को शक और पक्का हो गया, इसलिए उसने खुद ही हिडन बॉक्स में हाथ डालकर एक टोकन निकाल लिया। उसी समय जुबेर भी आगे आया और उसने दूसरा टोकन निकालकर मेज पर रख दिया, जिसमें उसके शिष्य सागर का नाम था। एलिसन के टोकन में गंगा का नाम निकला। ये देखकर जुबेर हंस पड़ा और बोला कि उसके शिष्य का मुकाबला ड्रैगन मार्शल अकेडमी के इस प्रतिभाशाली युवक से होगा। वह सागर पर पूरा भरोसा दिखा रहा था और गंगा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। दूसरी ओर राजीव के मन में चिंता पैदा हो गई, क्योंकि उसकी योजना थी कि गंगा और अंकित फाइनल में आमने सामने हों, ताकि अंकित उसे सबके सामने मार सके। अब सागर के सामने गंगा की जीत निश्चित नहीं थी, इसलिए उसने अंकित को गुप्त रूप से संदेश भेजा कि अगर गंगा हार जाता है तो यानगी के जागने के समय होने वाले हंगामे में उसे मार देना। अंकित ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी गंगा की मौत थी। जब सागर का नाम पुकारा गया तो वह खड़ा हुआ, ठंडी मुस्कान के साथ गंगा को देखा और मंच पर पहुंच गया। पहले ही वह गंगा से मानसिक हमले में हार चुका था और यह बात उसे भीतर से चुभ रही थी, इसलिए वह इस मुकाबले को बदला लेने का मौका मान रहा था। गंगा ने उसकी चुनौती पर सिर्फ हल्की मुस्कान दी और शांत भाव से मंच पर आ गया। दोनों के आमने सामने आते ही पूरा मैदान उत्साह से गूंज उठा। दर्शक उनकी ताकत का विश्लेषण करने लगे। कुछ का मानना था कि सागर अपनी कल्टिवेशन और डेमोनिक टेक्निक्स के कारण मजबूत है, जबकि कुछ का मानना था कि गंगा की रणनीति, अनुभव और स्टार एनर्जी उसे बराबरी पर लाते हैं। कुल मिलाकर सभी को यह मुकाबला बेहद कठिन और रोमांचक लग रहा था, जिसमें जीत का अनुमान लगाना आसान नहीं था। मंच पर विनोद को यह मुकाबला काफी दिलचस्प लगा। उसने एलिसन और जुबेर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, डीन ब्रदर, इस लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है परिणाम क्या होगा? जुबेर ने शांत मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा, मेरा शिष्य सागर निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि एलिसन को गंगा पर खास भरोसा नहीं था, फिर भी यह सुनकर वह असंतुष्ट हुआ और बोला, ब्रदर, इतना निश्चित मत होइए। क्या होगा अगर आपका शिष्य हार जाए? हाँ, असंभव। जुबेर ने गंगा की ओर तिरस्कार से देखा और कहा, हालांकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का गंगा डुअल रेल्म्स को समझ चुका है और स्टार टेक्निक का अभ्यास कर चुका है। वह हर पहलू में काफी अच्छा लगता है और सोल कंडेंसेशन रेल्म के चरम स्तर के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बराबर माना जा सकता है। लेकिन मेरे शिष्य की तुलना में वह अभी भी बहुत कमजोर है। उसने आगे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मेरा शिष्य सागर पूरी ताकत से लड़ता है तो एक सामान्य अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर भी उसे हरा नहीं सकता। गंगा तो अभी मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में है। मैं गारंटी देता हूं कि सागर 3 चालों के भीतर गंगा को हरा देगा। एलिसन ने गंभीर स्वर में कहा, 3 चालें? क्या तुम मजाक नहीं कर रहे? अगर वो खुद पूरी ताकत से लड़े तो भी अधिकतम 3 चालें ही संभाल सकता है। जुबेर ने उसे उकसाते हुए देखा और हंसकर कहा, क्यों न हम शर्त लगा लें? उकसाए जाने पर एलिसन भी थोड़ा नाराज हुआ और बोला, ठीक है, कैसे शर्त लगानी है? जुबेर मुस्कुराया और बोला, एक 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन कैसा रहेगा? ये सुनते ही एलिसन ही नहीं बल्कि राजीव और विनोद भी चौंक गए।
एक फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन को 1 ट्रिलियन फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर बदला जा सकता है। और क्योंकि फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अत्यंत दुर्लभ होते हैं, उनका वास्तविक मूल्य इससे भी कहीं अधिक होता है। वास्तव में कहा जा सकता है कि उनकी कीमत को स्पिरिट स्टोन से मापा ही नहीं जा सकता। ये ब्लैक स्टार के शीर्ष स्तर के खजानों में से एक है। जुबेर ने तुरंत फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन को दांव पर लगा दिया, जिससे ये बहुत बड़ी शर्त बन गई और यह भी साबित हुआ कि उसे सागर पर पूरा भरोसा है। एलिसन के पास वास्तव में एक फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। हालांकि वह पहले इस्तेमाल हो चुका था, फिर भी उसमें 90% आध्यात्मिक शक्ति बची हुई थी, जिससे वह बेहद उपयोगी और मूल्यवान था। अगर वह हार जाता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। एक पल के लिए वह हिचकिचाया। ये देखकर जुबेर ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि डीन शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो, तभी एलिसन ने अचानक कहा, शर्त लगाऊंगा। अगर शर्त लगाता है और हार भी जाता है तो सिर्फ एक फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन जाएगा। लेकिन अगर शर्त नहीं लगाता तो एलिसन और ड्रैगन अकेडमी की प्रतिष्ठा चली जाएगी। बाद में अगर यह बात फैलती तो लोग कहते कि एलिसन जुबेर से डर गया। कभी कभी लोग सिर्फ इज्जत के लिए ही जीते हैं। हाँ, अच्छा, ये रहा फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन। जुबेर जोर से हंसा। उसके चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन मेज पर रखा, तुरंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई, जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन से कई गुना अधिक थी। पूरे हिडन ड्रैगन असेंबली हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया। यह क्या चीज़ है? इसमें इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है। मंच से जो आ रहा है वह स्पिरिट स्टोन है। स्पिरिट स्टोन? क्या स्पिरिट स्टोन्स में इतनी ताकत होती है? अरे देखो, ये फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। जैसे ही लोगों को पता चला, पूरा सभागार हैरान रह गया और सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। इन लोगों के लिए तो फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन देखना तो दूर, कई लोगों ने अपने जीवन में थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी नहीं देखा था। इस समय सभी की नज़रें उस फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन पर टिकी थीं। अखाड़े पर खड़े गंगा और सागर ने भी एक साथ मंच की ओर देखा। उनका ध्यान भी उसी पर चला गया। साथ ही सभी यह सोचकर भी हैरान थे कि जुबेर ने अचानक इतना कीमती स्पिरिट स्टोन क्यों निकाल लिया। डीन, आपका रैंक 5 स्पिरिट स्टोन कहाँ है? जुबेर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज़ भले धीमी थी, लेकिन सभी लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए सबने साफ सुना। सबकी नज़रों के सामने एलिसन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना एकमात्र फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और मेज पर रख दिया। दोनों फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स से एक साथ निकलती ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई। जुबेर हंसकर बोला, पहले नियम तय कर लेते हैं। अगर सागर 3 चालों के भीतर गंगा को हरा देता है तो ये दोनों ग्रेड 5 स्पिरिट स्टोन्स मेरे होंगे। अगर 3 चालों से ज़्यादा लगते हैं तो दोनों आपके होंगे। ठीक है, एलिसन ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अब सबको समझ आ गया कि मामला क्या है। जुबेर और एलिसन शर्त लगा रहे हैं। दांव पर फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। क्या सच में? जुबेर के हिसाब से गंगा 3 चाल भी नहीं टिक पाएगा। लगता है सागर ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। हालांकि डीन ने शर्त स्वीकार की है, लेकिन लगता है उसे गंगा पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। 5वीं कैटेगरी के स्पिरिट स्टोन्स का दांव बेहद खतरनाक है। शायद हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के पहले स्थान का इनाम भी इसका 5वां हिस्सा नहीं होगा। सबसे अहम बात है कि जीतेगा कौन। हैरानी और उत्साह के बीच जुबेर ने सागर की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, शिष्य, मैंने शर्त लगाई है। दांव पर फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। तुम्हें 3 चालों के भीतर गंगा को हराना होगा। मुझे ये शर्त नहीं हारनी चाहिए। सागर मुस्कुराया। उसने जुबेर की ओर हाथ जोड़कर कहा, मास्टर, चिंता मत कीजिए। मैं 3 नहीं, एक ही चाल में गंगा को हरा सकता हूँ। अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा है। जुबेर जोर से हंसा। उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। ये कहने के बाद उसने गंगा की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। एलिसन ने कोई शोर नहीं किया, बल्कि टेलीपैथी के जरिए गंगा से कहा, गंगा, मुझे फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन की शर्त मत हरवाना। क्या तुम 3 चाल तक टिक सकते हो? ये सुनकर गंगा कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने जवाब दिया, डीन, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं सागर की 3 चालें भी नहीं झेल सकता? एलिसन ने गंभीरता से कहा। जुबेर को सागर पर पूरा भरोसा है। लगता है उसके पास कोई शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है। तुम्हें सावधान रहना होगा।
गंगा हल्के से हंसा और बोला, डीन, चिंता मत कीजिए, मैं 3 नहीं 100 चालें भी झेल सकता हूँ। लेकिन सागर काफी परेशान करने वाला है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं इस लड़ाई को 3 चालों के भीतर खत्म कर दूंगा। ये कहकर गंगा ने अपनी नजरें हटा ली और सागर की ओर देखने लगा। ये देखकर एलिसन ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, मैंने कल ही उसे समझाया था, फिर भी वह इतना घमंडी है, क्या वह थोड़ा विनम्र नहीं हो सकता? लेकिन उसके इस आत्मविश्वास को देखकर लगता है, क्या वह सच में सागर को 3 चालों में हरा सकता है? अखाड़े पर सागर ने गंगा की ओर खेल खेल वाली मुस्कान के साथ देखा और कहा, गंगा, तुम मेरे स्पिरिचुअल अटैक को झेल पाए, इससे पता चलता है कि तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। इसके अलावा तुमने डुअल रेल्म्स को समझा है और स्टार टेक्निक का अभ्यास भी किया है। हर पहलू में तुम काफी अच्छे लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत हूँ। तुम अभी भी मुझसे काफी कमजोर हो। गंगा हंसा और बोला, इतना आत्मविश्वास मत रखो, तुम्हारा स्पिरिचुअल अटैक मेरे लिए बेकार है और तुम्हारे बाकी हमले भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हा हा हा, सागर ने तिरस्कार से हंसते हुए अचानक अपनी हंसी रोक दी। उसके शरीर से ठंडी भयानक आभा निकलने लगी और उसके चारों ओर डेमोनिक एनर्जी उफान मारने लगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुमने अपने मास्टर से वादा किया है कि 3 चालों में लड़ाई खत्म करोगे, तो अब मैं भी खेलना बंद करता हूँ। पहले मैंने सिर्फ 70% ताकत का इस्तेमाल किया था, इस बार मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और एक ही चाल में तुम्हें हरा दूंगा। क्या? उसने पहले सिर्फ 70% ताकत इस्तेमाल की थी? ये सुनते ही पूरा दर्शक वर्ग दंग रह गया। खिलाड़ियों की सीट पर बैठे ओमकार, सिया, शोभित और अंकित भी चौंक गए। शोभित ने गंभीर होकर कहा, अगर वह सच में पहले सिर्फ 70% ताकत इस्तेमाल कर रहा था, तो अगर मैं उससे लड़ता तो शायद उसकी एक चाल भी नहीं झेल पाता। सिया भी गंभीर हो गई और उसने भी माना कि वह सागर का एक वार नहीं झेल सकती। ओमकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रों में गहरी सतर्कता आ गई। उसने सोचा कि भले ही वह जुबेर की दी हुई दवा लेकर अपनी ताकत 40% बढ़ा ले, फिर भी शायद वह सागर का मुकाबला न कर पाए। आखिर सागर भी उसी का शिष्य है, उसके पास भी ऐसे साधन जरूर होंगे। उसने मन ही मन गणना की और सोचा कि अगर वह अंकित से नहीं टकराता तो बाकी लोगों को हराकर टॉप 3 में पहुंच सकता है। अंकित का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने सागर को देखते हुए सोचा, अगर यह 70% ताकत है, तो पूरी ताकत में ये कितना खतरनाक होगा। शायद मेरे शैडो विंड स्टेप के साथ भी मैं उससे थोड़ा ही मजबूत रहूंगा, और हो सकता है उसके पास और भी ट्रम्प कार्ड्स हों। पूरे मैदान में हैरानी छा गई। मंच पर मौजूद 4 इमॉर्टल रेल्म के साधकों में भी जुबेर को छोड़कर बाकी तीनों चौंक गए। एलिसन का चेहरा और गंभीर हो गया, उसे गंगा पर और भी कम भरोसा रह गया। अगर गंगा 3 चाल भी नहीं झेल पाया, तो उसका कीमती 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन जुबेर के हाथ चला जाएगा। जुबेर ने एलिसन की गंभीरता देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, हा डीन, क्या आप पछता रहे हो? एलिसन ने ठंडे स्वर में कहा, अभी परिणाम तय नहीं हुआ है, तो पछतावा कैसा? और जब शर्त लगा ही ली है, तो हारने पर भी पछतावा नहीं होगा। जुबेर ने व्यंग्य से कहा, तो तुम मान रहे हो कि हार जाओगे? एलिसन ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन प्रार्थना की कि गंगा किसी तरह 3 चालें टिक जाए। अखाड़े पर सागर की डेमोनिक एनर्जी अब और भी बढ़ गई, पहले से 30% ज्यादा। यही उसकी असली ताकत थी। उसने गंगा को देखते हुए व्यंग्य से कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ 3 चालों में खत्म होगी? गंगा ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में 3 चालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 3 चालों के भीतर हरा दूंगा। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। गंगा पहले की तरह ही घमंडी था। चाहे मुजीब हो, विजय हो या अंकित, उसने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस बार क्या वह सच में जीत पाएगा? सागर पहले तो चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा, मानो कोई मजाक सुन लिया हो। लेकिन दर्शकों को यह मजाक नहीं लगा। गंगा के पिछले कारनामों को देखकर कई लोगों को लगा कि शायद वह सच में फिर कुछ चमत्कार कर दे, हालांकि यह बेहद कठिन था। अंकित ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा है, 3 चालों में सागर को हराने की बात करता है, यह असंभव है। उसके अनुसार अगर वह खुद भी हेवनली कॉल्ड्रन पिल लेकर पूरी ताकत से लड़े, तब भी वह 3 चालों में सागर को हराने की गारंटी नहीं दे सकता। सागर ने हंसना बंद किया, उसकी आंखों में ठंडा क्रोध भर गया। गंगा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा दूंगा। गंगा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे एक चाल में नहीं हरा पाए, तो तुम्हारा स्टोरेज रिंग और हथियार मेरे होंगे।
क्या तुम शर्त लगाओगे? सागर ने तुरंत स्वीकार कर लिया और पूछा, अगर तुम हार गए तो क्या दोगे? गंगा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? सागर ने सोचा कि एलिसन के होते हुए वह गंगा को मार नहीं सकता, इसलिए उसने कहा, अगर मैं तुम्हें एक चाल में हरा दूं, तो तुम अपने दोनों हाथ खुद काटोगे। ठीक है। गंगा ने बिना झिझक के मान लिया। ये सुनकर पूरा मैदान हिल गया। दो हाथ किसी भी इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। एक 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी उनकी कीमत नहीं चुका सकता। लोग चर्चा करने लगे कि सागर जरूर अपनी सबसे खतरनाक चाल इस्तेमाल करने वाला है, तभी उसने इतना बड़ा दांव लगाया है। फिर भी गंगा ने ये शर्त मान ली। क्या उसके पास कोई और छुपी हुई शक्ति है? तभी मंच से एलिसन की आवाज गूंजी, गंगा, बेवकूफ़ी मत करो। लड़ना है तो लड़ो, लेकिन अपने हाथों पर शर्त मत लगाओ। भले ही इससे वह कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह गंगा को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगर गंगा हार जाता तो उसका भविष्य खत्म हो सकता था। गंगा ने सम्मान से उसकी ओर देखा, झुककर कहा, डीन, चिंता मत कीजिए। मैं न सिर्फ आपको 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन जिताऊंगा, बल्कि अपने लिए भी कुछ अतिरिक्त जीतूंगा। गंगा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन एलिसन ने सागर के चारों ओर फैल रही यिन-शा डेमोनिक एनर्जी को देखा, जो पहले ही सोल कंडेंसेशन रेल्म के चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वह आधा कदम और आगे बढ़े, तो सीधे वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर सकता था। इतनी ताकत के सामने गंगा कैसे जीत सकता है? एलिसन का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसका गंगा पर विश्वास और कम हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, गंगा, ये हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट है, कोई जुआ खेलने की जगह नहीं। तुम इसे इतना हल्के में कैसे ले सकते हो और अपने ही हाथों को दांव पर लगा सकते हो? जुबेर हंस पड़ा और चिढ़ाते हुए बोला, हाहा, डीन, क्या आप डर रहे हैं कि वह हार जाएगा? एलिसन को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन उसके लिए गंगा के हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वह आगे समझाने ही वाला था कि तभी उसे गंगा की वॉइस ट्रांसमिशन सुनाई दी, डीन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन निश्चिंत रहें, मेरा ट्रम्प कार्ड इतना शक्तिशाली है कि वह लेट स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर को भी मार सकता है। सागर तो मेरे लिए खतरा ही नहीं है, मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। ये सुनकर एलिसन स्तब्ध रह गया। अगर गंगा कहता कि वह अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म को हरा सकता है, तो शायद वह मान लेता, लेकिन लेट स्टेज वॉइड रेल्म को मारने की बात, यह असंभव लग रहा था। वो सोच में पड़ गया। गंगा तो अभी मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में है, उसकी अपनी ताकत से यह संभव नहीं। क्या उसके पास कोई विशेष टैलिस्मन या खजाना है, या फिर उस इंडियन कंट्री डॉग के अलावा उसने कोई और शक्तिशाली डेमोनिक बीस्ट भी वश में कर रखा है? लेकिन क्या इतना संभव है? सवालों से भरे एलिसन को गंगा और भी रहस्यमय लगने लगा। तभी रेफरी ने घोषणा की, गंगा बनाम सागर, शुरू। जैसे ही आवाज गूंजी, पूरा मैदान तनाव में आ गया। सभी की नजरें अखाड़े पर टिक गईं, कोई भी एक पल भी चूकना नहीं चाहता था। 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन और हाथों के दांव के कारण ये लड़ाई छोटी जरूर हो सकती थी, लेकिन बेहद भयंकर होने वाली थी। सागर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गंगा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक ही चाल में मार दूंगा, और मैं ऐसा ही करूंगा। उसकी आवाज भयानक और डरावनी थी, मानो कोई शैतानी मंत्र गूंज रहा हो, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हवा में उठ गया और अखाड़े के केंद्र में ऊंचाई पर ठहर गया। उसके चारों ओर घनी डेमोनिक एनर्जी फैल गई, जो हजारों मीटर तक फैलकर काले बादलों का रूप ले चुकी थी और पूरे अखाड़े को ढक रही थी। यह ऊर्जा इतनी डरावनी थी कि कमजोर साधकों की आत्मा कांप उठी। गंगा पर तो इसका दबाव और भी ज्यादा था। अचानक सागर ने अपने स्टोरेज रिंग से अपना हथियार निकाला। यह एक काला झंडा था, लगभग 4 मीटर लंबा, जिसकी पूरी संरचना सफेद हड्डियों से बनी थी। झंडा किसी दैत्य प्राणी की खाल से बना था और उस पर खून से लिखे रहस्यमयी चिन्ह बने थे। यह एक 6 पैटर्न मिस्टिक वेपन था। उस पर लिखे शब्द किसी को समझ नहीं आए, न तो वे रून्स थे, न ही कोई ज्ञात भाषा। लेकिन गंगा ने उन्हें पहचान लिया। उसने नाइट डिसेंडेंट पैलेस में डेमन रेस की भाषा सीखी थी। उसने समझा कि यह एक ऐसी तकनीक है जो डिवाइन सोल को विकसित करती है, डिवाइन सेंस को बढ़ाती है और दुश्मन की चेतना पर हमला कर सकती है, जिससे उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस ठंडा होकर अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। गंगा ने महसूस किया कि यह तकनीक बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन फिर भी काफी प्रभावी है। उसने ये भी समझा कि सागर ने इसे सही तरीके से नहीं सीखा, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल अटैक्स अभी भी कमजोर और अस्थिर हैं। दूसरी ओर डेमोनिक आर्ट्स की असली प्रकृति भी स्पष्ट थी। ये खून, हत्या और बलि नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार की साधना है।
लेकिन अधिकतर साधक गलत रास्ता चुन लेते हैं, जैसे सागर ने किया था। सोल डिवावरिंग बैनर, उठो! सागर ने झंडा लहराया। तुरंत काले बादल घूमने लगे और उनमें से भयानक चीखें गूंजने लगीं, मानो अनगिनत आत्माएं उसमें कैद हों। अचानक झंडे की सतह फूल गई और उसमें 3 ह्यूमन चेहरों की आकृति उभर आई, जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही थीं। उनकी हालत बेहद डरावनी थी, चेहरे बिगाड़, आंखें धंसी हुई और भाव पागलपन से भरे हुए। गंगा ने महसूस किया कि ये तीनों वास्तव में डिवाइन सोल्स हैं, जिन्हें सोल डिवावरिंग बैनर में कैद कर लिया गया है। उनकी चेतना खत्म हो चुकी थी और वे सिर्फ हिंसा से भरे हुए थे। इससे झंडे की शक्ति और भी बढ़ गई थी। गंगा ने सोचा, ये सच में आत्मा को निगलने वाला हथियार है। कितना निर्दयी तरीका है। दर्शकों ने भी ये देख लिया और भयभीत हो उठे। ये तो आत्माओं को निगलने वाला हथियार है। सागर और जुबेर ने न जाने कितने लोगों की बलि दी होगी। अगर नियम न होते तो उन्हें अभी खत्म कर दिया जाता। अब सभी की नज़रें इस बात पर थीं कि गंगा इस भयानक हमले को झेल पाएगा या नहीं। अचानक सागर ने जोर से चिल्लाया, डेमन स्पिरिट डिसेंड्स, और उसने सोल डिवावरिंग बैनर को नीचे की ओर जोर से दबा दिया। बाकी सारी कुछ सीरीज़ के एपिसोड आज नहीं आ पाएंगे, बाकी मैं कर दूंगा। और बाकी कुछ सीरीज़ के मैं डाल दूंगा, बाकी के कल आएंगे। और डबिंग स्टार्ट कर दी आगे के एपिसोड्स की, जो कि डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। उनका एडवांस डबिंग हो जाएगी ताकि रेगुलर एपिसोड उसको मिसिंग के बिना होते रहें। डेली एपिसोड अपलोडिंग उसकी होती रहेगी। ठीक है, फिर बाकी आज में जितने हो पाएगा 1-2 एपिसोड आएंगे, बाकी कल चारों सीरीज़ के आएंगे।